अगला सवाल हमारे पास कहता है कितने इंटीजर्स ऐसे हैं जिसके एग्जैक्टली 3 डिवाइजर्स हैं। एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम में कि जब हमारे पास एग्जैक्टली क्या हो, ओड डिवाइजर्स हो, टोटल क्या हो, ओड डिवाइजर्स हो, तो ये कब होता है? ये सिर्फ तब होता है जब हमारे पास जो नंबर दे रखा हो वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसी के ही ओड डिवाइजर्स आ सकते हैं और किसी के नहीं आ सकते। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास कोई भी नंबर हम इस तरीके से लिखते हैं, हम उसे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में स्प्लिट करते हैं, p1 p2 डैश 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 pn कर लेता हूं। ऐसे ही यहाँ पे a1 इसकी पावर a1 इसकी पावर a2 और इसकी पावर an तक मान लेते हैं कि हमारे पास ये है। तो एक एग्जांपल से मैं एक नंबर समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास मान लो नंबर है 36। आप कहेंगे सर ये क्या है? 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 3, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब जब ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या होगी, मान लो ये पावर 2 है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे कहते हैं? अगर यहीं पे नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें निकालना होता तो नंबर ऑफ फैक्टर्स एक नंबर के होते हैं, जितनी भी पावर जा रही होती है ना, यहाँ पे प्राइम नंबर्स लेते हैं, जो पावर जा रही होती है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई, a1 + 1 इंटू में a2 + 1 और डैश 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 an + 1। ये कंसेप्ट होता है पूरा का पूरा जो हम पढ़ते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर ये पावर मेरे पास क्या है, इवन है, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके जो इंडिविजुअल प्राइम नंबर्स में भी स्प्लिट करोगे ना, तो ये पावर क्या आएगी आपके पास, इवन आएगी। और इवन + 1 अगर आप करोगे और मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो इवन + 1 क्या होता है, ओड नंबर होता है, और हर नंबर को ओड से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, मेरे को ओड मिलेगा। तो ये कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। अब इसी का ही इन्होंने थोड़ा एडवांस्ड वर्जन पूछ लिया। इन्होंने कहा कि भाई 3 फैक्टर्स किसके होंगे। अब 3 फैक्टर्स कैसे पॉसिबल हैं? आप कहेंगे सर 3 फैक्टर्स तभी पॉसिबल हैं, कोई भी नंबर होता है हम कहते हैं भाई या तो वो 1 है, वरना उसके क्या होंगे, मिनिमम 2 फैक्टर तो होंगे। कोई भी नंबर या तो 1 हो सकता है, या फिर प्राइम हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, या फिर वो हो सकता है कंपोजिट नंबर। ये 3 चीज पढ़ी है। इसके क्या होंगे, 1 फैक्टर होगा 1 का, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं और इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। हमने ये चीज पढ़ी हुई है। तो भाई हमारी जो नंबर्स चाहिए हमें 1 से लेके 100 के बीच में, जो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे, जिसके एग्जैक्टली 3 डिवाइजर्स होंगे। आप कहेंगे सर वो 1 फैक्टर वाले नंबर नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 फैक्टर वाले प्राइम नंबर भी नहीं हो सकता। वो मेरे पास क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा जिसके 2+ फैक्टर होंगे, है ना, तभी हमारे पास फैक्टर्स ही आएंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि भाई हमने कहा कि भाई ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके होंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के होंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर मैं किसी कंपोजिट नंबर का करूंगा तो उसमें पहले से ही 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, और उसका स्क्वायर कर दूंगा तो नंबर ऑफ फैक्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो भाई कंपोजिट नंबर का भी मैं स्क्वायर नहीं ले सकता, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स फिर मेरे, क्योंकि ऑलरेडी 2 से ज्यादा है तो मिनिमम 3 तो उसमें वैसे ही है, और उसका स्क्वायर करूंगा तो बहुत ज्यादा बन जाएंगे। तो भाई मेरे को अगर 3 फैक्टर्स चाहिए तो हम किसका लेंगे भाई, वो प्राइम नंबर का लेंगे। प्राइम नंबर आप कोई भी देख लो, जैसे मान लो मेरे पास नंबर है 2, 2 है तो इसके कितने फैक्टर है, आप कहेंगे सर 1 है और 2 है। लेकिन अगर 2 का स्क्वायर कर दूं तो इसके कितने फैक्टर होंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, एग्जैक्टली कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। ऐसे कोई और प्राइम नंबर आप ले लो, 3 का स्क्वायर, कितने फैक्टर होंगे, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 के स्क्वायर से कटेगा, तो ये कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर। तो किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स मिलेंगे, और नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 3 होंगे। अगर आप कंपोजिट का ले लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे कि भाई हम 36 को ले लेते हैं, तो इसके फैक्टर्स कितने हो जाते हैं, 2 + 1 3 इंटू में 3 9 हो जाते हैं ना। तो कंपोजिट नंबर का स्क्वायर भी नहीं ले सकते क्योंकि फैक्टर्स ज्यादा हो जाएंगे। तो हमें कंसेप्ट क्या है कि सिर्फ प्राइम नंबर के स्क्वायर्स का हमें फैक्टर लेना पड़ेगा। तो अब 1 से लेके 100 तक आप देखो कि कितने ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर के स्क्वायर हैं। हमारे पास वैल्यू आएगी, आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर होगा, है ना, 3 का स्क्वायर हो सकता है, इसके बीच में आएगा 4 कंपोजिट हो गया, 5 प्राइम नंबर, इसका आ जाएगा 7। फिर मेरे पास 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है, उसका स्क्वायर के फैक्टर ज्यादा हो जाएंगे। फिर आएगा 11, है ना, लेकिन 11 का स्क्वायर करूंगा तो वो हो गया 121, तो यहां तक तो मेरे को जाना ही नहीं है, तो मेरे पास इन 4 नंबर का करना पड़ेगा। नंबर्स अगर निकालने पड़े तो आप कहेंगे सर 4 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया और यहाँ पे 49 हो गया।
तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होगी 4। ये इकलौता एक ऐसा सवाल था इस एग्जामिनेशन में मैथ्स का जो मैं कह सकता था कि भाई थोड़ा सा अच्छे रेंज में जाएगा, गुड क्वालिटी क्वेश्चन में जाएगा, कि इसमें क्योंकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं और चीजें कई बार ध्यान नहीं रहती हैं तो दिक्कत हो सकती है, एकदम सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये गुड क्वालिटी क्वेश्चन था पूरे पेपर के अंदर। इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो डुएबल थे। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक ट्राइंगल है हमारे पास PQR, उसमें कहता है एंगल R हमारा कितने का है 62 डिग्री का है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ का F पॉइंट पे अगर हम बनाएं तो वो QR को टच करता है एट पॉइंट T। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो हमने बनाया ऐसा, यही होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है इस साइड को दो इक्वल भागों में बांटेगा और परपेंडिकुलर भी होगा, तो ये S है और ये T पॉइंट हो गया। आगे कहता है एंगल TPR 38 है, TPR। तो अगर मैं यहां से थोड़ा सा और ज्वाइन कर लूं ये, तो ये एंगल 38 दे रखा है। हमें बताना है क्या PQR, ये वाला कौन बताना है। अच्छा ये कैसे करेंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज पे, मान लो ये वाला एंगल जो निकालना है वो थीटा है, क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है, कोई तो यूज होगा। आप देखोगे ये वाला ट्रायंगल क्या मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल देखो फटाफट से। आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो ऐसा होता है कि भाई अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो बाइसेक्ट भी करता है ना। तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, वरना आप वो भी निकाल सकते हैं भाई, इसे प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये वाली साइड कॉमन हो गई, ये 90 और ये इसका आधा PQ का, ऐसे इधर ये आधा ये कॉमन और ये 90 डिग्री, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आएंगे मेरे। ये कॉन्ग्रुएंट आएंगे तो ये थीटा तो ये वाली वैल्यू भी थीटी, वरना आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल ये दिख जाना चाहिए। अब ये थीटा आ गया तो भाई चारों एंगल का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। सम करेंगे तो 2 थीटा प्लस 38 प्लस 62, ये वाली वैल्यू किसकी है, एक ट्रायंगल के सभी कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये दोनों बना 100, इसमें घटाया 80, थीटा 80/2 40। ये वाला क्वेश्चन कुछ बच्चों ने बताया कि भाई हिंदी में जो आया था उसमें ट्रांसलेशन में मिस्टेक थी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबको पूरे नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन में। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि डायगोनल्स जो है 3 फेसेस के एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का पहली बार तो एसएससी ने सवाल नहीं पूछा, अभी CGL CHSL प्री के एग्जाम हुए तो उसमें पैरेललोपाइड पूछा था, जब आपको मॉक में भी सवाल डाला गया था और बताया गया था कि भाई पैरेललोपाइड क्या होता है, कुछ नहीं दिमाग लगाना, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का मतलब कुछ और नहीं है, ये सिर्फ एक क्यूबॉइड है। क्या है, क्यूबॉइड है। तो एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड मतलब क्यूबॉइड। कहता है इसके 3 फेसेस के अगर मैं डायगोनल्स लेता हूं तो वो एक सिंगल कॉर्नर पे जाके मिलते हैं और उनकी लेंथ दे रखी है। मान लो मेरे पास कोई भी एक कॉर्नर पकड़ेंगे तो इस पे किसी भी कॉर्नर पे आपके 3 ही फेस जाके मिलते हैं। जैसे मान लो ये वाला कॉर्नर मैंने पकड़ लिया, तो कौन कौन से फेस मिलेंगे, आप कहेंगे सर ये नीचे वाला, ये सामने वाला और ये पीछे वाला। कुछ इस तरीके से ही होगा ना ये, जब हम कॉर्नर्स मिलाएंगे। तो हमें बताना है कि भाई जो इस पे डायगोनल्स जाके मिल रहे हैं, एक तो ये मिल रहा होगा, आप कहेंगे सर एक ये वाला डायगोनल आके मिल गया और एक यहां से यहां तक जाके मिल रहा हो, ये 3 डायगोनल्स आके यहां पे मिले। इनकी दूरी एक की √5 है, एक की √10 है और एक की √13 है। तो हमें ये बताना है कि भाई वॉल्यूम क्या होगी, आयतन क्या होगा। आयतन होता है मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, क्या यही होता है। अगर मैं इस चीज को सोल्व करने की जाऊं, आप कहेंगे सर मान लो ये मेरे पास क्या है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये वाली वैल्यू क्या है मेरे पास, यहां से लेके यहां तक ये हाइट है। तो ये डायगोनल क्या होता है, रेक्टेंगल। नीचे क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। इसका डायगोनल क्या होगा, ये लेंथ है, ये ऊपर गलती से हाइट लिख दिया मैंने, ये विड्थ, हाइट तो उधर बनाया ना मैंने। तो ये L² प्लस B² हो जाएगा। आप कहेंगे सर L² प्लस B² का होल रूट लेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, तो L² प्लस B² क्या हो जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर, दैट इज 5। ऐसे ही अगर मैं इधर देखूं तो ये क्या है मेरे पास, ये भी एक रेक्टेंगुलर फेस है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक हाइट है और एक ब्रेड्थ है। तो ये H² प्लस
जनरली मैं वैसे अगर रोमन के लिए के हिसाब से लूं तो लेंथ और ब्रेथ वाला कैसे भी ले लो, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी तो मैं कर ही देता हूँ इसे। एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 13 हो जाएगी, ऊपर 5 था। और अगर मैं इधर मैंने ये वाला रूट 10 लिया है तो ये h है भाई, ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या थी, ये लेंथ थी। तो ये इस वाले अगर मैं क्वाड्रिलेटरल में देखूं, मतलब इस रेक्टेंगल में देखूं, तो ये क्या होगा एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब मेरे को अगर वॉल्यूम बतानी है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट बतानी है, तो इंडिविजुअली मैं इसे क्या ये भी लिख सकता हूँ रूट में एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू में एच स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल है, क्या एल बी एच की वैल्यू निकाली जा सकती है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर के यहाँ पे पुट करके आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर सबको सम कर दूंगा तो एल भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और एच भी 2 बार आ रहा है, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 1328 बनेगा, यहां से काट दूंगा तो ये वाली वैल्यू आ गई 14। अब यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसमें से एल बी एच में से हटाऊंगा तो एच स्क्वायर मिलेगा, और एच स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 14 माइनस 5 9। ऐसे ही यहाँ पे एल स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 14 माइनस 13 1, और बी स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा 14 माइनस 10 4। इन तीनों का प्रोडक्ट कर दूं अगर मैं एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ये वाली वैल्यू क्या होगी रूट में 9 इंटू में 4, 9 4 जा 36, बाहर क्या निकलेगा 6। एक ही आया था भाई कि भाई एक मेरे पास स्फीयर है जिसका रेडियस 21 दे रखा है, इसे 8 आइडेंटिकल पीसेस में काटा है और सारे पीसेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं जो सेंटर से पास होके जाएंगे, तो टोटल सरफेस एरिया बता दो ईच पीस का। ये क्वेश्चन आपको बहुत लोगों ने कहा होगा कि सर मैंने पढ़ाया 2017 मेंस का सवाल आ चुका है। ये क्लास में मैंने चीजें कराई थी आपको 2017 मेंस में, कोर्स में जाके आप जाके देख सकते हैं पूरा कंसेप्ट, और ये 3-4 साल पहले ये क्लास अपलोड करी थी मैंने। ये क्वेश्चन देखो, एसएससी सीजीएल 2017 मेंस, एक स्फीयर रेडियस भी कितना है 21 है, इसे 8 आइडेंटिकल पार्ट में काटा बाय 3 कट्स, 1 अलोंग ईच एक्सिस, मतलब तीनों एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया। हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। क्या बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये? अब इस क्वेश्चन को पीवाईक्यू के क्वेश्चन को के लिए ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है कि जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं वो टीचर्स कराएंगे। अगर वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी क्लास नोट्स में स्किप हो रहे हैं तो फिर क्या ही पढ़ रहे हो यार, है ना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिखा दिया, बस यहाँ पे आंसर्स क्या है, यहाँ पे पाई की फॉर्म में आंसर नहीं दिए थे। और ये 2017 में जब पेपर आया था ना टीसीएस वेंडर था ना एडिकिटी बेस्ड जो आप कहते हैं वो भी नहीं था, ये पेपर बनाया था सीफी ने, वेंडर अलग है लेकिन सीजीएल मेंस के सवाल है। तो हमेशा ये मत सोचो कि वेंडर स्पेसिफिक हम प्रिपरेशन करेंगे, एक बार होलिस्टिक प्रिपरेशन करो, एग्जाम में कभी भी आप फंसोगे नहीं। देख लिया बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी करा रखा है सारी चीजें, तो ये हर कोई कराता है यार ये चीजें, इसमें भी नहीं कराएंगे। तो कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट सीख लो। मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल है और मैंने उस पर एक कट लगाया, मैंने क्या लगाया उसके ऊपर, अगर एक कट लगाया तो एक कट की वजह से क्या होगा, मेरे पास एक स्फेरिकल पोर्शन इधर बढ़ेगा एक इधर बढ़ेगा। अगर ये कट मेरा सेंटर से पास होते हुए जा रहा है तो आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या बनेगा, इस तरीके का। मेरे पास हेमिस्फीयर पढ़ते हो ना यार, हेमिस्फीयर में तो आपने ये चीज कंसेप्ट पढ़ाई है, इसमें क्या अलग बता दिया, एक स्फीयर था मैंने 2 पार्ट में काटा, तो आप कहेंगे सर ये रेडियस है और कितना एरिया बढ़ गया मेरे पास, ये वाला एरिया इधर भी आ गया और इधर भी आ गया, 2 हेमिस्फीयर में बढ़ गया। तो क्या मेरे पास पाई आर स्क्वायर यहां से बढ़ा और पाई आर स्क्वायर यहां से बढ़ा, तो एक कट अगर मैं सेंटर से पास करके लगाता हूं तो मेरा एरिया कितना बढ़ता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब मैं अगर कितने कट्स लगा दूं इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे 2 कट लगाए, तो आप कहेंगे सर 1 पाई आर स्क्वायर एरिया यहां से बढ़ गया, 1 पाई आर स्क्वायर एरिया यहां से बढ़ गया, 2 पाई आर स्क्वायर यहां से 2। जैसे पहले एक कट ये लगा तो इसमें इस कट की वजह से 2 पाई आर स्क्वायर एरिया बढ़ा, एक कट ये लगा तो इसकी वजह से 2 पाई आर स्क्वायर एरिया बढ़ा। ऐसे में एक और कट लगा दूं ऐसे तो कितना एरिया बढ़ जाएगा, सेंटर से पास होना जरूरी है क्योंकि रेडियस तभी ये मिलेगा आपको, तो 2 पाई आर स्क्वायर एरिया यहां से बढ़ गया। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा अगर मैं 3 कट्स लगाऊंगा जो सेंटर से पास होते हुए जा रहे हैं, आप कहेंगे सर 4 पाई आर स्क्वायर तो टोटल एरिया होता ही है एक स्फीयर का, इसमें 3 कट लगे हैं और हर कट की वजह से मेरा कितना बढ़ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर एरिया बढ़ रहा है, तो 3 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर, ये अब मेरा क्या होगा कंप्लीट फिगर का सरफेस एरिया हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब हम कर रहे हैं क्वेश्चन में खुद मेंशन है कि भाई 8 आइडेंटिकल पीसेस में कट रहा है, तो 8 में कटेगा तो सब में इक्वली बढ़ जाएगा। आप कहेंगे सर सब में इक्वली बढ़ जाएगा तो इसे 8 से डिवाइड कर दो,
और हमारे पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप निकालेंगे यहाँ पे हमारे पास तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पाई की फॉर्म में निकालना तो मेहनत भी ज्यादा नहीं है। तो ये 6 और 4 10/8 और इनटू में पाई इनटू में 21 इनटू में 21, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये 5/4 है। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से करना है तो 2 ऑप्शन को तो हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता है 4 से ये वाली वैल्यू नहीं कट रही, तो भाई एग्जैक्टली में तो पाई की फॉर्म में आएगा नहीं। ये इसलिए काट दिया क्योंकि मैंने रिमाइंडर निकाल लिया। मैंने कहा भाई 5 को 4 से काटूंगा तो 1 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे भी 1 1 इंटू 1, तो सबको मल्टीप्लाई करूंगा, रिमाइंडर 1 देना चाहिए 1, 4 से 1 को डिवाइड करता हूं तो 0.25, तो जो भी आंसर होगा 0.25 आएगा। तो यहाँ पे ये भी है ये भी है, तो बात बनी नहीं हमारी। पूरा सोल्व कर लेते हैं। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास करना क्या है, 421 का स्क्वायर हो गया 441 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 4, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 5, 22 कैरी फॉरवर्ड 22 डिवाइडेड बाय 4, तो ये वाली वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 5 जा 1.255 है ना। पाई तो था ही, वो बाद में लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्फेरिकल टैंक है जो कि पानी से भरा हुआ है, इसके ऊपर हमने क्या करा, एक पाइप लगा दिया जो इसे खाली कर रहा है किस रेट से, 7 लीटर पर सेकंड के हिसाब से खाली कर रहा है। हमें बताना है कितना टाइम लगेगा इस टैंक को, हाफ द टैंक, आधे टैंक को खाली करने के लिए। अगर इंटरनल रेडियस हमारे पास क्या है 2.1 है और वो भी मीटर में, और पाई को 22/7 लेना है और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। ये फालतू इंफॉर्मेशन भी दे दी जिससे कि भाई आप गलती ना करो। चलिए, आप कहेंगे सर वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई को 22/7 लेना है और रेडियस 2.1 है तो 21/10, ये लिख सकता हूं। ये हो गई वॉल्यूम जो मुझे इसमें से निकालनी है, मतलब ये पूरे इसकी वॉल्यूम हो गई। मुझे इसका कितना लेना है, हाफ पोर्शन लेना है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। क्या ये वॉल्यूम चाहिए। अब निकल किस रेट से रही है, आप कहेंगे सर 7 लीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब 1 लीटर किसके बराबर होता है, आप कहेंगे सर 1000 लीटर ना मेरा 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, ये गिवन है। यहाँ पे ये वैल्यू क्योंकि मीटर 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 क्यूब में दे रखा है ना, तो मेरे पास यहाँ पे अगर मेरे को लीटर में कन्वर्ट करना है तो आप कहेंगे सर इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतना लीटर पानी निकालना है। 1 सेकंड में कितना निकल रहा है, 7 लीटर, तो कितने सेकंड में इतना निकलेगा, आप कहेंगे सर डिवाइडेड बाय 7। ये मेरे को दे देगा आंसर कितने सेकंड में पूरा का पूरा ये टैंक आधा, मतलब जो हमें आधा खाली करना है वो होगा। हमें ऑप्शंस मिनट्स में दे रखे हैं, तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे जो आंसर आएगा मेरे पास मिनट में आएगा। सोल्व करके अपना आंसर बताना, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सोल्व करेंगे। जैसे 2 से तो ये 2 कट गया, 21 से ये 21 कट गया, और कुछ कट रहा है, 1000 से ये 1000 कट गया, 7 से काटूंगा ये 3, 3 से काटूंगा 20, ये 11 और ये 2। नहीं 2 तो काट दिया, 10 रह गया ये, सॉरी। क्या वैल्यू आ गई, 21 इंटू में 11 1 3, यही आएगा, तो 23.1 मिनट आया। 23 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन से देखेंगे तो। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें। देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप।
जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है। जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दिया है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।